नमस्कार। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है। ठंड बढ़ती जा रही है। पिछली रात तो तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस था। दिसंबर के इस सर्द मौसम में भी किसानों का जज्बा बना हुआ है, जबकि इनकी बड़ी तादाद में बुजुर्ग भी हैं। तो दिल्ली के टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों किसान 3 हफ्ते से जमे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर तो दूर दूर तक, जहां तक निगाहें जाती हैं, किसानों का एक नगर सा बसा दिखता है। आज गोबर के उपलों से गर्म होता पानी देखने को मिला है। शायद हमें समझना होगा कि इनका अपनी मांगों पर यकीन कितना पक्का है कि बिना छत, घर के सुकून से कोसों दूर, खुले आसमान के नीचे 20 दिनों से लोग रह रहे हैं। उधर राजस्थान और हरियाणा की सीमा रेवाड़ी बॉर्डर पर एक और मोर्चा पिछले 3 दिन से बन गया है। यहां रविवार को पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर रैली रोक दी थी और तब से ये लोग वहीं पर जम गए। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने बताया कि जयपुर हाईवे पर कोहरे के बीच किसान अलाव जलाकर रात काट रहे हैं। राजस्थान से आए ये बुजुर्ग किसान सर्दी और कोहरे के बीच सड़क पर नाचते भी दिखे। ये है किसानों का जोश। लेकिन सरकार होती है। बीजेपी के कई नेता और केंद्र और राज्य सरकारों में मंत्री तो किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की नीयत से कुछ भी बोल रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्री तो किसान आंदोलन को कभी खालिस्तानियों, कभी माओवादियों, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ चुके हैं और इनके खाने तक पर तंज कसा जा रहा है। आज बारी थी मध्य प्रदेश सरकार में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल की। आइए सुनते हैं कमल जी को। इस प्रकार विपक्ष और तथाकथित कुकुर मुद्दे की तरह हुआ है किसान संगठन। 500 किसान संगठन ये अभी बन गए। ये किसान संगठन नहीं है, दल्लों के संगठन है, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है, जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होने नहीं देना चाहती, उनके संरक्षण में उनके पैसे से पलने वाले संगठन है। और इनको एक्सपोज करेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे इस जनजागरण अभियान के माध्यम से। तो जब खुद प्रधानमंत्री किसान आंदोलन पर सवाल खड़ेंगे तो उनकी पार्टी के बाकी नेताओं तो 2 कदम आगे बढ़कर बोलेंगे। आज गुजरात के कच्छ में प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है, जबकि कृषि कानून किसानों की पूरी तरह से हित में है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री को। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। प्रधानमंत्री आज कच्छ में कुछ सिख किसानों से भी मिले हैं और बात करते हुए नजर आए और इनको पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने यहां बसाया था कि यहां की भूमि को आप उपजाऊ बना दें। तो प्रधानमंत्री जब वहां मिलने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं सिख भाइयों से, तो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए किसान तो काफ़ी पास है जब वो दिल्ली में रहते हैं। बहरहाल ऐसा नहीं कि सरकार कुछ करते हुए नहीं दिखना चाहती है। आज भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय किसान यूनियन किसान गुट के नेता आचार्य रामगोपाल दीक्षित से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि वो कृषि सुधार कानूनों के में कुछ संशोधन चाहते हैं। उनकी मांग है कि मंडी व्यवस्था में सुधार के साथ ऐसे बदलाव हो कि किसानों का नुकसान ना हो और उन्हें सुरक्षा मिल जाए। मुलाकात के बाद इस संगठन ने कहा है कि वो अपना आंदोलन 1 महीने के लिए स्थगित कर रहा है। कृषि मंत्री ने कहा है कि ये किसान संगठन नए कानून के समर्थन में है।
आंदोलन पर बैठे किसान नेता ऐसी बैठकों को सरकार की फूट डालने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। हरियाणा राजस्थान के रेवाड़ी बॉर्डर पर 3 दिन से धरने पर बैठे योगेंद्र यादव सरकार के साथ जा रहे किसानों को गद्दार तक कह रहे हैं। आज कृषि मंत्री से कुछ किसान मिले हैं और उन्होंने तस्वीरें ट्वीट की हैं कि किसान जो है समर्थन कर रहे हैं इस बिल का। मुझे सुनने में मिला है, खबर है कि सरकार आज दिल्ली की सड़कों पे ढूंढ रही है कि कौन किसान होगा जो कृषि मंत्री से बात करने के लिए तैयार होगा। सरकार उसका लेटर पैड भी छपवा देती है, सरकार उसका विजिटिंग कार्ड भी बनवा देती है कि बस एक ही शर्त है कि आप कृषि मंत्री से मिलने के लिए तैयार हो जाए। तो अब अचानक ऐसे ऐसे किसान संगठन मिल रहे हैं जिसके बारे में दुनिया में किसी ने नहीं सुना। ऐसे किसान नेता हैं जिनको उनका पड़ोसी भी नहीं जानता, उनसे सरकार बात कर रही है। ये पाखंड बंद करो, किसान को डिवाइड करने की कोशिश सफल नहीं होगी। सारा किसान आज एक खड़ा है और जो इस किसान आंदोलन से अलग होकर सरकार से बात करने की कोशिश करेगा, किसान आंदोलन के इतिहास में उसका नाम गद्दार की तरह लिखा जाएगा। तो इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार पहले इन कानूनों को वापस ले और फिर नए सिरे से कानून लाए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। अब सूत्रों के मुताबिक सरकार कानून में कुछ संशोधन और उसकी भाषा बदलने को तैयार है, कानून के हर पहलू पर चर्चा के लिए भी तैयार है और अपने संशोधन के प्रस्तावों पर किसान की प्रतिक्रिया का उसे इंतजार है। तो हमारे राजनीतिक संपादक अखिलेश शर्मा ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार ने किसान आंदोलन में विरोधाभास को सामने लाने के लिए एक 10 सूत्रीय योजना बनाई है। तो अखिलेश शर्मा ने हमें ये बताया कि इसके तहत रणनीति ये होगी कि किसान संगठनों के बीच मतभेद उजागर किया जाए, आंदोलन में माओवादी अलगाववादियों के घुसने का प्रचार किया जाए, किसान संगठनों में फूट डाली जाए, किसानों से बातचीत की पेशकश की जाए, नए कृषि कानून के समर्थन में जनमत तैयार किया जाए, हरियाणा में सतलुज यमुना नहर का मुद्दा उठाया जाए, हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव का ऐलान जल्द किया जाए, नौकरियों के लिए भर्ती का ऐलान किया जाए, बीजेपी मुख्यमंत्रियों को आंदोलन ना बढ़ने देने के निर्देश दिए गए हैं और किसान आंदोलन में विपक्षी दलों की भूमिका को उजागर किया जाए। तो वाकई आपको बता दें, हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं जो आज जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रकाश चंद शर्मा हैं, बीजेपी के किसान मोर्चा के ये उपाध्यक्ष हैं। सुप्रिया श्रीनेट हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर दर्शन पाल सिंह हैं, अध्यक्ष हैं क्रांतिकारी किसान मोर्चा के। योगेंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम देख सकते हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही मोहिनी मोहन मिश्रा ऑल इंडिया सचिव हैं ये भारतीय किसान संघ के। तो पहले मैं डॉक्टर दर्शन पाल जी आप ही के पास आऊंगी सर, और आपसे मैं समझना चाहूंगी आज जिस तरह से जो आचार्य राम गोपाल दीक्षित मिले हैं कृषि मंत्री से और उन्होंने एक तरह से अपना आंदोलन 1 महीने के लिए स्थगित किया है, जो हमारा ये बड़ा सा किसान आंदोलन चल रहा है, उसको कितना बड़ा झटका आप मान रहे हैं? नहीं, मैं तो ये नाम और इनका संगठन और इनका आंदोलन कहाँ है ये मैं जानता नहीं हूँ कि इनका आंदोलन कहाँ था, कहाँ संघर्ष है, कहाँ संगठन है। हम इतने महीने से इन कानूनों के खिलाफ संघर्ष करते आ रहे हैं, इतने मोर्चे लगाए हैं और आज दिल्ली के एकदम दरवाजे के ऊपर आके बैठे हैं और कोई 450 के करीब किसान संगठनों का मोर्चा है जो इस दिल्ली के दरवाजे पर आया हुआ है। तो इसमें ये दीक्षित जी का संगठन कहाँ था, कब था, कैसे आया वो संघर्ष में, हमको तो नहीं पता ये। उन्होंने ये जो इस तरह से जो कोशिश कर रही सेंट्रल गवर्नमेंट, आज हमने उनको चिट्ठी भी लिखा है कि इस तरह जो आप संगठनों को बुला के, जो नामो निहाद के संगठन है जिनका कोई मास बेस नहीं है, जो संघर्ष में नहीं है, जो कभी भी किसान की डिमांड्स के लिए लड़े नहीं हैं, जिनको ये नहीं पता है कि ये 3 कानून कैसे कृषि और किसान के विरोध में है, यो कभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस C2 + 50% से मिले उसके लिए लड़ाई नहीं करते हैं। तो वो दीक्षित जी का संगठन में मुझे तो बहुत हैरानी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं कोशिश कर रहे हैं कि डिफाइंड लीडर हैं जिनका कोई किसानों में बेस नहीं है, उनको पकड़ के ले जाते हैं और उसके बातचीत करते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसको ट्विटर या फेसबुक पर डाल देते हैं। ये जो नाटक है इनको बंद करना चाहिए। इससे किसानों में बल्कि और गुस्सा बढ़ता है, इससे किसानों में कोई निराशा या कंफ्यूजन नहीं होती है। ठीक है, आपका कहना है कि आप हैरान हैं, आपका कहना है सर,
आप कह रहे हैं आप हैरान हैं उससे, और इससे किसानों में कोई फूट नहीं पड़ेगी। हमारे साथ मोहिनी मोहन मिश्रा जी भी हैं। सर, आप लोग तो अखिल भारतीय सचिव भारतीय किसान संघ के एकदम डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, आऊंगी सर, आप ही के पास आऊंगी, तभी शुरुआत आपसे की है। मिश्रा जी, आपसे मैं मिश्रा जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो हमारी आरएसएस है वो तो सरकार की रीढ़ की हड्डी है। अगर उसका किसान संघ वो भी किसानों के साथ खड़ा होता है, आप किस तरह से देख रहे हैं? 20 दिन से ये आंदोलन चल रहा है, आपका आंकलन क्या है इस आंदोलन का? देखिए, जब ये ऑर्डिनेंस पहले आया 5 जून को, उसके बाद पहले दिन से ही भारतीय किसान संघ अपना सारी ग्रुप बैठ के चर्चा करके कुछ 4-5 सुधार के साथ हमने उसको स्वागत किया कि ये अच्छी कानून है, उसमें कुछ सुधार चाहिए। 4-5 सुधार हमने मांग किए थे, और करीब 20-25 हजार हमारे जो ग्राम समितियां हैं, एक तो 1 लाख तक ग्राम समितियां हैं, 20-25 हजार ग्राम समितियों से ये सारे प्रस्ताव करके हमने माननीय प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री के नाम पर भेजा। कोविड का मामला था, जब से ये राजनीतिक की हल्ला बोलना हुआ तब से, क्योंकि हम एक राजनीतिक संगठन है, हम अपने मंच में आज तक कोई राजनीतिक नेता या दल को आने नहीं दिए हैं। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए हम इस आंदोलन को अपने तौर तरीके से चला रहे हैं। हम सुधार चाहते हैं। ये देश में 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में किसान बैठा है, हजारों किसान की किस्म की खेती होता है, इसलिए उनको मंडी में जाने का कोई नौबत भी नहीं आता है। मंडी में भी लोड शोषण होता है, वो एक अलग विषय है। इसलिए जो आदिवासी किसान है, छोटे किसान है, भूमिहीन किसान है, वो बड़े पैमाने पर उपज नहीं करता है, उनके लिए ये कानून अच्छा रास्ता दिखाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इंप्लीमेंट होने के बाद हम उसको भी ध्यान में रखेंगे। इसीलिए हमने अपने तौर तरीके में आंदोलन को चला रहे हैं। ये जो बाकी लोग जो चला रहे हैं, कभी राजनीतिक लोग आगे जाते हैं, कभी पर्दे के पीछे चले जाते हैं, कभी हिंसा का बात आता है। आपको लगता है कि इन कानूनों में सुधार की जरूरत है? एकदम जरूरत है। आपको लगता है सुधार की जरूरत है? सुधार की जरूरत है, ठीक है। वापिस नहीं होना चाहिए। ये छोटे बड़े जो दूरदराज किसान बैठे हैं, उनके हित में है और उसमें सुधार की। तो मोहिनी जी, सरकार क्यों नहीं समझा पा रही है इन नेताओं को, जो इन किसानों को जो वहां पर बैठे हैं, क्यों नहीं समझा पा रही है? आप लोग भी क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? नहीं, हमको समझाने का विषय नहीं है। ये किसान है, थोड़े जो भी किसान आए हैं, संगठन भी आए हैं, उसको छोटे बड़े बोलने का कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है, लगता है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ विशेष समस्या है इन किसानों को। बड़े किसान है, संपन्न भी है, मंडी में जाते हैं, मंडी में क्या हालत है, एमएसपी देश भर में नहीं मिलता है, यहाँ मिलता है, नहीं मिलता है। ठीक है मोहिनी जी, आपने अपनी बात सामने रखी और आपने कहा कि इनमें सुधारों की बेहद जरूरत है। प्रोफेसर योगेंद्र यादव, आज मैं आपको सुबह ही देख रही थी, आप जिस तरह से अब एक जो दूसरा बॉर्डर है वहां पर रेवाड़ी बॉर्डर में सर आप 3-4 दिन से मौजूद हैं। आज जो किसान मिलने गए, आपने कहा कि ये लोग गद्दार हैं। जिस तरह से डॉक्टर दर्शन पाल ने भी हमें समझाया कि ये जो लोग आ रहे हैं, ये जिनसे केंद्र सरकार मिल रही है, इनको हम नहीं जानते। इन किसानों को कितना आघात हो रहा है सरकार की इस कोशिश से, क्योंकि हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने एक 10 सूत्री कार्यक्रम जो है सरकार का, वो सामने रखा है और वो कह रहे हैं कि एक तरह से इनको भ्रमित करना, फूट डालना और इस तरह की कोशिश में होगी सरकार की तरफ से। आपका क्या आंकलन है सर? निधि जी, कितनी हास्यास्पद और कितनी त्रासद स्थिति है। ये जो किसान नेता मिल रहे हैं, ये गद्दार से ज़्यादा तो गुमनाम है। दर्शन पाल जी ने ठीक कहा, मैंने भी इन सज्जन का नाम नहीं सुना। जिस व्यक्ति ने आंदोलन किया नहीं है, वो कह रहे हैं मैं आंदोलन वापस ले रहा हूँ। अरे भाई, कल की आप मीडिया है ना, आप इनके कल की फुटेज दिखा देना कि कहाँ आंदोलन कर रहे थे, कितने किसान वहाँ बैठे हुए थे। मैं चाहता हूँ कि मीडिया इन बातों को सामने लेके आए। ये बिल्कुल अदृश्य लोग हैं जो अचानक सिर्फ मीटिंग करने के लिए आ गए हैं। कितनी हास्यास्पद बात है कि भारतीय किसान संघ, जो कि एक किसानों का बड़ा संगठन है, वो आज भी इस प्रोग्राम पे भी नहीं कह पा रहा है कि ये किसानों के लिए ऐतिहासिक सौगात है। इस सरकार का सबसे नजदीकी मित्र भी नहीं कह पा रहा है कि प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं इस सवाल पे। वो भी कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। इन्होंने भी कहा था कि संसद में ऐसे पास नहीं करना चाहिए और इन्होंने आंदोलन को नैतिक समर्थन घोषित किया था। तो जाहिर है वो भी इनके साथ नहीं है।
और सबसे बड़ी बात जो है कि खुद इस देश के प्रधानमंत्री अर्धसत्य का सहारा लेते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं किसानों को गुमराह किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन गुमराह कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी कर रही है, आप स्वयं कर रहे हैं, आपके नेता कर रहे हैं। किसी को खालिस्तानी, किसी को पाकिस्तानी, किसी को दलाल, किसी को पार्टीबाज कहना, ये भ्रम फैलाना और ये सब गलत बयानी की कोशिश नहीं है तो और क्या है? ठीक है, आप कहते हैं राजनीति हो रही है, बिल्कुल जो राजनीति ये हो रही शब्दों है का प्रयोग किया जा रहा है और आप कर रहे हैं राजनीति इस सवाल पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश चंद शर्मा, उपाध्यक्ष किसान मोर्चा बीजेपी के हमारे साथ हैं। शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से डॉक्टर दर्शन पाल ने भी कहा कि जिस तरह से नेताओं, किसान नेताओं से मुलाकात हो रही है, जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इस आंदोलन को, इससे और ठेस पहुंचेगी? निधि, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सब कुछ हमारे सामने है और हम परसेप्शन के आधार पे कुछ चीजों को हम देख रहे हैं। देश में ऋषि और कृषि की परंपरा रही है और उस परंपरा को हम आगे ले जा रहे हैं। समझने की बात है, योगेंद्र जी जितनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं, जितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहे हैं, ये हर समय आंदोलन के मूड में क्यों रहना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये क्यों नहीं चाहते हैं कि हमारा सिद्धांत अंत्योदय का सिद्धांत है, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का सिद्धांत है और ये सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। भाई, आपको तकलीफ क्या है कि हर समय आप विरोध के मूड में रहते हो, एक्टिविस्ट के मूड में रहते हो? आप मुझे पिछले 6 सालों में या पिछले 10 सालों में कुछ बताएंगे डेटा कि जहां कुछ पॉजिटिव हुआ है? आपके परसेप्शन में सिर्फ नेगेटिव चीजें क्यों आती हैं योगेंद्र जी? मैं समझ नहीं पा रहा हूं निधि। अब जहां तक बात है बाकी अन्य चीजों का, निधि 1 मिनट कंप्लीट कर लो प्लीज। बाकी अन्य चीजों का जहां तक सवाल है, देखिए, हर किसान सिर्फ वो नहीं है जो गेहूं उगाता है या धान उगाता है। किसान वो भी है जो बिहार में मखाना उगा रहा है, किसान वो भी है जो लद्दाख में खेती कर रहा है, जो किसान वो भी है जो केरला में फल और सब्जियां उगा रहा है। हमारे पास डेटा क्या है? हमारे पास डेटा है कि 40 से 50% फसलें फल और सब्जियां में हमारे पास खत्म हो रही है। प्रकाश जी, नहीं प्रकाश जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ एक आम नागरिक के तौर पर कि देखिए, जो पंजाब और हरियाणा का जो हमारा किसान है वो एक सबल किसान लगता है। एक वो जो आम हमारा भारतीय किसान है जो बेचारा फटे हाल होता है, हाथ पे कटोरा लिए होता है, कभी हम कहते हैं किसी ने आत्महत्या कर ली, ये उस किसान से हमें अलग नजर आ रहा है क्योंकि इसको एमएसपी मिलता रहा है, अपने हक लेता रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे रहा है। तो हम एक अलग किसान को हम देख रहे हैं और हमें हम उस पर शक क्यों कर रहे हैं? हम उस पर ये क्यों बोल रहे हैं कि भाई आप पिज्जा क्यों खा रहे हैं, आप खाना कैसे खा रहे हैं? आप ये देखिए कि एक अगर हमें सबल, सशक्त, अमीर किसान दिखता है तो हमारे पूरे देश में ऐसा किसान क्यों ना हो? अगर हम 70% एक ग्रामीण परिवेश में भारतीय हैं, जिसको कहा जाता है भाई आप 70-80% हम ग्रामीण परिवेश के हैं, तो क्यों ना हमारा 70-80% जो किसान वर्ग है वो भी सबल हो, वो भी इस तरह से लंगर लगा सके और सबकी सेवा कर सके, उसको किसी के मोहताज ना होना पड़े। निधि जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप और आप ही की बात का मैं समर्थन करते हुए आगे कह रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं कि हम परसेप्शन में एक चीजों को सिर्फ क्यों देख रहे हैं, हम ये क्यों नहीं देख रहे कि ये जो पंजाब में समृद्धि मिली है, हरियाणा में समृद्धि मिली है, पूरे देश के किसानों को वो मिले और पंजाब दर्शन पाल जी, योगेंद्र जी उसमें अग्रिम बने कि ये अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम किसान जो छोटा किसान है, किसान सिर्फ नहीं है वो जो टिकरी बॉर्डर पे विरोध कर रहा है, या किसान सिर्फ वो नहीं है जो पंजाब के लैंडलॉर्ड है, किसान वो भी है बिहार का जो अपनी खेती करके, अपनी बुआई करके पंजाब की खेती में अपने हाथ बटाने के लिए पहुंचता है। बिल्कुल, समझता की बात है, इतना सबल भी नहीं है और उनको रोका भी जा रहा है। अब मैं सुप्रिया के पास आऊंगी। सुप्रिया, कांग्रेस का जो रुख इसमें रहा है, कांग्रेस पे सवाल ये, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि भाई आप तो जब अपनी सरकार में थे इसी तरह के बिल लाने की कोशिश में थे और अब आप इसका विरोध कर रहे हैं, आप इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। अच्छा सवाल है निधि जी और मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर ये कहूंगी कि ये किसान कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, ये वो है जो धरती का कलेजा फाड़कर फसल उगाते हैं, हमारा आपका पेट पालते हैं। और इनको ये कह देना कि ये तो जी भ्रमित किए जा रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका तो सम्मान किया जाए। इनको सरकार ने खालिस्तानी, चाइना का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट, आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग क्या नहीं बुलाया, उसके बाद भी वो डटे हुए, उसके जज्बे को मैं पहले सलाम करना चाहती हूँ। दूसरा, क्योंकि ये बात बार बार अर्धसत्य भाजपा फैलाती है, मैं शुक्रगुजार हूं आपकी कि आपने सवाल सीधा पूछा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था
कि हम बहुत सारी अनाज की मंडियां बनाएंगे, क्योंकि अनाज की मंडियां अभी कम हैं और किसान के एक्सेस से बाहर हैं। हम छोटे शहरों में, बड़े गांवों तक में अनाज की मंडियां बनाएंगे और प्लान था कि 42,000 मंडियों को बढ़ा के 1.5 से 2 लाख मंडियां बढ़ाई जाएंगी और उसके बाद 1 से 10 नंबर स्टेप लेने के बाद अगर कोई संशोधन करना होगा और खेती को रिफॉर्म करना होगा तो उसके लिए हम तैयार थे। इस सरकार ने लेवल प्लेइंग फील्ड को ही खत्म कर दिया है। एपीएमसी पर टैक्स पड़ेगा लेकिन प्राइवेट पे नहीं पड़ेगा। कोई भी आप जब कानून बनाते हैं तो या तो आप एक्सपर्ट की राय लेते हैं या कोई कहता है ये कानून बनाइए या आपके मैनिफेस्टो का पार्ट होता है। मुझे तो एक बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे दे कि आपके मैनिफेस्टो का पार्ट ये कानून नहीं था, मैंने पूरा आपका मैनिफेस्टो पढ़ दिया है। आपने ये कानून आखिर क्यों बनाया है? किस एक्सपर्ट ग्रुप ने, किस एडवाइजरी ग्रुप ने आपको बोला कि देश में ऐसे कानून की जरूरत है? और 2011 ठीक है आपने सुप्रिया आप अपनी अपनी बात रखी। शर्मा जी, यहाँ पे एक सवाल ये भी उठ रहा है, आज जिस तरह से खबर आई कि भाई शीतकालीन सत्र तो हो नहीं रहा है, इसके पीछे भी लोग सवाल, क्या ये घबराहट है सरकार में कि यहाँ पर, क्योंकि देखिए जो ये कानून बनता, अगर जो प्रोसीजर्स होते हैं हमारे लोकतंत्र के, स्टैंडिंग कमेटीज को जाता तो ये शायद इतना हंगामा नहीं होता, इसकी और बेहतर तरीके से जनता के सामने आ सकता, सरकार की मंशा सही हो सकती है अगर सरकार की बात माने। लेकिन जिन कदमों को नकारते हुए सरकार ने ये कानून बनाया, स्टैंडिंग कमेटीज को नहीं दिया और अब शीतकालीन सत्र भी नहीं आप होने दे रहे, तो घबराहट तो यही है कि आप लोग क्या विपक्ष का सामना नहीं करना चाहते संसद के अंदर, या इसके मायने ही नहीं है? निधि जी, मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों में जितना इनका विरोध सहा है, किसी सरकार ने आज तक इतिहास में नहीं सहा है। पिछले 70-72 साल का रिकॉर्ड उठा के देख ले। नंबर 1, जहां तक बात सुप्रिया जी ने की, स्वामीनाथन कमेटी ने रिपोर्ट 2007 में सबमिट कर दी थी पार्लियामेंट के पटल पे। उसके बाद क्या कारण रहे कि 10 साल इनकी सरकार रही है, सुधार नहीं ला पाए। हम सब एक बात पे सहमत है कि सुधार होने चाहिए। जहां तक बात है संसद की, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र के अपने तरीके हैं और तौर तरीके जितने रिजल्ट आज आ रहे हैं, चाहे आप गोवा को उठा लो, चाहे हैदराबाद को उठा लो, चाहे लद्दाख को उठा लो, ये पब्लिक का सेंटिमेंट ही तो है। 303 सीटें आई और घोषणा पत्र तो हमारे लिए बाइबल है। लोकतंत्र का प्रोसीजर होता है ना सर, विपक्ष से पूछकर, जो विपक्ष के नेता हैं उनसे पूछकर ये होता है कि अब सत्र बुलाएं या ना बुलाएं। अब ये लोग तो सब ट्वीट कर रहे हैं कि भाई हमसे तो पूछा भी नहीं गया। बहरहाल आप कह रहे हैं कि सेंटिमेंट आपके साथ है, बिल्कुल होगा, आप तमाम राज्यों में जाएं। सुप्रिया, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, क्योंकि मेरे पास समय कम है। क्या जो हमारे जो विश्वास है, जो किसानों का विश्वास नेताओं पे कम है, क्योंकि अभी तक तो जो किसान नेता है वो सब पॉलिटिकल पार्टीज को दूर रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को एक्टिव होना चाहिए था, आप लोग क्यों नहीं जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए नजर आए? क्यों नहीं तरह से दिखा कि भाई आप लोग अलग से आप किसानों के समर्थन में हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हम पूरी तरह से किसान के समर्थन पे। हम लोगों ने तो जिला और ब्लॉक स्तर तक पर धरने और प्रदर्शन किए हैं इस काले कानूनों के खिलाफ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि एक कानून बना है जिससे देश के 62 करोड़ लोग असहमत हैं। अगर संवेदनशीलता पूछिए और लोकतंत्र पूछिए तो सरकार को उनकी बात मानकर ये कानून वापस ले लेने चाहिए। उनसे बातचीत करिए, संशोधन करिए, फिर से कानून लाइए। अरे किसी का तो विश्वास जीतिए आपने ना किसान का विश्वास जीता, ना विपक्ष का विश्वास जीता। ठीक है सुप्रिया, आपका सही कहना है कि विश्वास जीतने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर दर्शन पाल, इस समय आपकी चिंताएं क्या हैं? क्योंकि आपके साथ एक समय इतने 450 यूनियंस आपने बताया किसानों की हैं, 20 दिन से ये लोग ठंड में बैठे हुए हैं, कई किसानों की जानें भी गई हैं, तापमान 4 डिग्री हो गया है, चिंताएं क्या है सर आपकी आज? देखिए, कल ही 2 एक्सीडेंट में हमारे 4 किसान मर गए और टोटल अब तक 25 से 26 किसान शहीद हो चुके हैं। चिंताएं ये हैं कि बीजेपी जो है एकदम चुप करके बैठ गई है और किसान संगठनों का ये तय है कि जब तक इन कानूनों को रिपील नहीं किया जाएगा हम वापस नहीं जाएंगे। और डे बाय डे किसान संगठनों का यूनिटी बढ़ रहा है और किसान जो हैं बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब और हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड से आ रहे हैं दिल्ली की तरफ। और दिल्ली के तकरीबन 5 जो मेन हाईवेज हैं उनको सील कर लिया गया है। अगली बात यह है कि ये जो प्रकाश जी बोल रहे थे, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम तो तमाम फसलों को ही एमएसपी रजीम में लाना चाहते हैं। केवल पंजाब और हरियाणा के किसान जो हैं, केवल ऐसा लगता है कि बहुत समृद्ध हैं, वहाँ सुइसाइड्स भी बहुत हो रहे हैं।
इसलिए पंजाब हरियाणा का जो एग्रीकल्चर मॉडल है उसमें भी कुछ चेंजेस करने की लोड़ है, और जो ट्राइबल एरिया और बिहार यूपी का है उसमें भी बहुत सारा डेवलपमेंट की जरूरत है। लेकिन सब किसानों को ये जो कानून लेके आए हैं, एक एक्ट बनाए हैं इन्होंने, कोविड में ला दिए, अचानक ऑर्डिनेंस आए, फिर पार्लियामेंट में डिस्कशन भी नहीं किया, किसान संगठनों से डिस्कशन नहीं किया। अभी हम ये कहते हैं कि आपने जो कोविड में जो एक्ट बनाए हो, पार्लियामेंट में जबरदस्ती बना दिए हो, इनको एक बार वापस लो और किसानों को जो चाहिए, अभी प्राइवेट मंडी ला रहे हैं, प्राइवेट मंडी तो बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, तो बिहार यूपी का किसान जो धान जो है क्यों पंजाब में जाके बेचने को मजबूर है जहां एमएसपी मिल रहा है। ये जो एमएसपी और एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट जो है, जो पंजाब में और हरियाणा में है, ये मॉडल बिहार यूपी में क्यों नहीं होना चाहिए, इसका जवाब हमको मिलना चाहिए। क्यों प्राइवेट मंडी जो फेल हो चुकी है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो दूसरे लोग हैं, शोषण करते हैं और किसान मजबूर है सस्ती गेहूं, ये पैडी बेचने के लिए, सब्जियां बेचने के लिए, फल बेचने के लिए, दूध बेचने के लिए, उसकी एश्योर्ड प्राइसिंग क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों गवर्नमेंट बाहर निकलना चाहती है? क्यों प्राइवेट मंडी को ये लोग डिफेंड करना चाहते हैं? क्यों ये ठेका खेती को लाके किसान को क्लस्टर फार्मिंग के जरिए खेत से बाहर निकालना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बल्कि प्रेजेंट सिस्टम में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और तमाम मसले हैं जो किसान संगठन सामने रख रहे हैं, सरकार का अपना नजरिया सामने रखने का है, लेकिन वाकई में सबके बीच अगर हमारे किसानों का अगर फायदा हो जाता है, हमारे समूचे देश के किसानों का, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और साथ ही जो हमारे बॉर्डर पर, तमाम बॉर्डर्स पर जो किसान बैठे हुए हैं, पंजाब के और हरियाणा के और दिल्ली के, उनकी राय सरकार को जरूर लेनी चाहिए, उनकी सुध जरूर लेनी चाहिए। तापमान 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश से खबर है, जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। और अब लव जिहाद केस, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही दिख रही है। मुरादाबाद पुलिस ने जिस लड़की को लव जिहाद के केस में नारी निकेतन भेजा था और उसके पति को जेल भेजा था, मैजिस्ट्रेट ने उसे आजाद कर दिया है। लड़की का आरोप है कि सरकारी डॉक्टर ने इंजेक्शन देकर उसका गर्भपात करा दिया। लड़की जुलाई में हुए अपने निकाह का रजिस्ट्रेशन कराने गई थी, जब बजरंग दल के कहने पर पुलिस ने उसे नारी निकेतन और उसके पति को जेल भेज दिया था। 8 दिन नारी निकेतन में गुजारने के बाद अब पिंकी अपनी ससुराल आ गई है। मैजिस्ट्रेट को उसने कल बयान दिया था कि वो बालिग है और उसने राशिद से अपनी खुशी से शादी की है। इसके बाद मैजिस्ट्रेट ने उसे पति के साथ रहने की इजाज़त दे दी। हमने कहा हमने अपनी मर्जी से शादी कर रही है। 24 जुलाई को मैंने निकाह कराया अपना, ISBT आज़ाद कॉलोनी मैंने निकाह कराया अपनी मर्जी से शादी की है। 22 साल की हूँ, बालिग हूँ मैं, अपनी जिंदगी फैसले खुद ले सकती हूँ मैं। पिंकी देहरादून में नौकरी करती थी, जहां उसकी राशिद से दोस्ती हो गई। उसका कहना है कि 1 साल की दोस्ती के बाद उसने 24 जुलाई को उससे निकाह कर लिया। अब पिंकी उम्मीद से है। 6 दिसंबर को वो अपने पति के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने गई थी, जहां बजरंग दल वालों ने उसे पकड़ लिया। तत्काल तो जैसा हमें पता चला, हमने अपने कार्यकर्ताओं को सूचना दी जी। वो आए, ये तहसील से निकल चुके थे, तो हमने इनका पीछा करते हुए यहाँ मोहल्ला पट्टीवाला में रविदास मंदिर के पीछे हम इन लोगों को पकड़ा। सांप्रदायिक रूप से बंटे इस समाज में पिंकी के साथ सिर्फ बजरंग दल ही नहीं, बल्कि तमाम सरकारी गैर सरकारी लोगों ने ज्यादती की, ऐसा पिंकी का आरोप है। उसका कहना है कि रजिस्ट्रार ने नए कानून के बहाने 4 महीने पुरानी शादी रजिस्टर नहीं की। पिंकी के ही वकील ने उसे बजरंग दल से पकड़वा दिया। बजरंग दल FIR करवाने पिंकी की मां को घर से लाया। थाने में पुलिस ने पिंकी से कहा कि वो बेशर्म हो गई है। बालिग होने वो शादी के सबूत के बावजूद उसे जेल भेज दिया। नारी निकेतन की वार्डन ने पेट दर्द बताने पे कहा कि वो झूठी है। बजरंग दल के कार्यकर्ता जब आपको रास्ते से पकड़ के ले गए थे, तो क्या उन्होंने मारपीट की थी आपके साथ? सर धोखा मुक्की करी है, ऐसी गाली गलौज पकड़े थे, मारने की धमकी दे रहे थे कि इसे तो मार देना चाहिए। थाने में जब आप गई तो पुलिस का कैसा व्यवहार था आपके साथ? सर वो भी कह रहे थे कि ये झूठ बोल ली है, शर्म नहीं आई, ऐसे बोल रहे थे। पिंकी को शक है कि सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन लगने के बाद हुई ब्लीडिंग से उसका मिसकैरेज हो गया, लेकिन सरकारी डॉक्टर कहते हैं
कि ये बात गलत है, उसका बच्चा सही सलामत है। मेरे तो पेट पे दर्द था, मैंने पेट ही दर्द बता रखा था, उन्होंने खुद ही लगाई इंजेक्शन। मुझे नहीं पता कौन से इंजेक्शन लगाए, पर मेरे को ब्लीडिंग बहुत जान लगी, मिसकैरेज भी हो चुका है। लेकिन पिंकी के पति और देवर की मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। पुलिस का कहना है कि उनके रिकॉर्ड्स की जांच के बाद ही ये तय हो सकेगा कि वो बेगुनाह हैं या नहीं। अभी जुडिशियल रिमांड में है और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जो भी इनके बयान है 164 में उसका अवलोकन किया जाएगा और जो भी साक्ष्य हैं उसके आधार पे आगे पुलिस को जो 173 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित करनी है या 169 के सीआरपीसी के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित करनी है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के पश्चात जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। यूपी में औसतन 10 हत्याएं रोज़ होती हैं जिनमें ज़्यादातर हिंदू होते हैं, लेकिन बजरंग दल कभी हिंदुओं के कातिलों को पकड़ के थाने नहीं लाता। तमाम हिंदू बच्चियों से रेप होते हैं लेकिन उनके बलात्कारियों को थाने नहीं लाता है। अगर हम ट्रैफिक नियम तोड़ें तो भी चालान बजरंग दल नहीं ट्रैफिक पुलिस करती है। फिर ये बेगानी शादी के अब्दुल्ला दीवाने क्यों हैं? क्या इसलिए कि इसमें दूसरा पक्ष मुस्लिम है और इससे पोलराइजेशन में मदद मिलती है। मुरादाबाद में अनवर और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।